Hello, everybody. So, this is the part 4 of our discussion. We have already discussed till question number 30, and we will start from question number 31 in this part. So, बिफोर स्टार्टिंग मैं बताना चाहूँगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको राइट सॉल्यूशंस देना नहीं है, बट एग्ज़ाम कंडीशन में कैसे राइट आंसर पे आया जाए वो बताना है। इसलिए मैं आपके सामने आपके साथ ये अपना ओरिजिनल पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन 31 देखते हैं। विद रेफरेंस टू एफडीआई इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इट्स मेजर कैरेक्टरिस्टिक। स्टेटमेंट ए देखिए। स्टेटमेंट ए क्या बोल रहा है? इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एसेंशियली इन लिस्टेड कंपनी। अब ये तो एफआईआई होता है, तो एफआईआई होता है तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमसे एफडीआई पूछा जा रहा है। ऑप्शन सी देखते हैं। इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व डेट सर्विसिंग। ये तो बकवास है, इरेलीवेंट स्टेटमेंट बना रखा है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। स्टेटमेंट डी, इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआई इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये भी इरेलीवेंट स्टेटमेंट है, एफआईआई बोल रहा है ये भी गलत ही है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी बचता है, यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अब ये यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया है, इसको कैलकुलेट नहीं किया है, तो इसलिए हम भी इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, हम भी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ये क्या है? अब ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में काफ़ी रहता है और न्यूज़ में भी काफ़ी रहता है। इसका राइट आंसर क्रूड ऑयल है, ऑप्शन है। क्वेश्चन 34 क्या कह रहा है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट क्या है? अब नॉन फाइनेंशियल डेट, अब ये क्या है? बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम कंडीशन में हमको छोड़ देना चाहिए और अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। तो नॉन फाइनेंशियल डेट में इंडियन इकोनॉमी में ये तीनों ही स्टेटमेंट इसके राइट हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। बट एग्जाम कंडीशंस में ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, छोड़ देने चाहिए। क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है? अब ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था क्योंकि मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, तो मैंने ब्लाइंड गैस मारा है ऑप्शन डी, बट इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये बात कर रहा है इंडिया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेफगार्ड्स आईएईए सेफगार्ड्स की, वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर आईएईए सेफगार्ड्स व्हाइल अदर्स आर नॉट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर्स यूज डोमेस्टिक सप्लाईज। अब इसके बारे में आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो छोड़ दीजिए, ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? अब 36 भी क्या है, बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए, एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। ये बोल रहा है विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ट्रिम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब स्टेटमेंट टू देखते हैं। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये स्टेटमेंट टू एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ गुड्स के लिए ही होता है, इसमें सर्विसेज नहीं होती हैं। तो जहां आपने स्टेटमेंट टू एलिमिनेट किया तो आपका ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी गया और ऑप्शन डी गया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। बाकी एग्जाम कंडीशन में अगर इनके बारे में कुछ भी नॉलेज ना हो तो आप ऐसे क्वेश्चंस कृपया करके छोड़ दें। अब क्वेश्चन 37 देखते हैं। ये काफ़ी इजी एंड बेसिक क्वेश्चन है इकोनॉमी का। ये बोल रहा है इफ द आरबीआई डिसाइड्स टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग इट नॉट डू। आप स्टेटमेंट वन कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर, ये तो उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए वन तो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट थ्री क्या करें? कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, इससे भी उल्टा हो जाएगा, तो थ्री भी कट जाएगा। तो इससे हमारा बचा ओनली स्टेटमेंट टू, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, टू ओनली। अब ये जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 38, ये आप कॉमन सेंस से कर सकते हैं, ट्रिक लगा के कर सकते हैं, भले ही कोई नॉलेज हो उसके बारे में या ना हो, फिर भी आप राइट आंसर पे आ जाएंगे। अब कैसे आएंगे? विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब 38, अब स्टेटमेंट आप टू देखिए। द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स स्टडीली इंक्रीज्ड। अब देखिए मेन एग्जाम में मैंने स्टडीली पे अंडरलाइन किया और इसको स्टेटमेंट को काट दिया। क्यों काट दिया? स्टडीली माने क्या होता है कि ऐसे ऐसे सीधे चले जाना, ये बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन होती है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। ओरिजिनली क्या होगा, रियलिटी में क्या रहता है, कोई भी ट्रेड या ग्राफ वगैरह ऐसे जाता है, इकोनॉमी ऐसी जाती है।
नीचे ऊपर ऐसे ऐसे करके जाती है, ना कि ऐसे कि सीधे ऊपर चली गई। तो कोई भी चीज़ रियलिटी में स्टेडीली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकती, इसलिए आप स्टेटमेंट टू एलिमिनेट करिए। जहाँ स्टेटमेंट टू आपने एलिमिनेट किया तो आपको ऑप्शन ए गया और ऑप्शन डी गया। अब बचा ऑप्शन बी और सी। अब बी और सी में देखिए स्टेटमेंट जो थ्री है वो कॉमन है, तो मतलब 100% स्टेटमेंट थ्री तो राइट होगा ही। स्टेटमेंट फोर अब देखिए स्टेटमेंट फोर राइट है कि नहीं है। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। अब बात हो रही है ग्रोथ रेट की। अब ये ग्रोथ रेट की बात हो रही है, अब इसमें हम ये चीज समझेंगे ग्रोथ रेट और वर्सेस ग्रोथ। ग्रोथ वर्सेस ग्रोथ रेट में क्या अंतर होता है। अब यहाँ ग्रोथ रेट दे रखा है, तो ग्रोथ रेट तो चलो ठीक है डिक्रीज हो सकती है रियलिटी में, लेकिन वही हम कहें कि ग्रोथ डिक्रीज हो गई हो रूरल एम्प्लॉयमेंट की, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ग्रोथ रेट डिक्रीज हो सकती है, तो स्टेटमेंट फोर भी सही है। तो थ्री एंड फोर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। अब 39 क्या कह रहा है कि भाई, अब ये जो क्वेश्चन है ये मैंने छोड़ दिया था मेन एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम इसको ट्रिक से राइट आंसर पे आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं। ये कह रहा है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर डीसीसीबी डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। अब ये एग्जामिनर ने क्या अपोजिट स्टेटमेंट फ्रेम कर दिया है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। शेड्यूल कमर्शियल बैंक ज़्यादा क्रेडिट देते हैं एज कम्पेयर टू ए डीसीसीबी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। मन से उसने अपोजिट एग्जाम फिर अपोजिट जो स्टेटमेंट फ्रेम कर दिया एग्जामिनर ने। अब ये देखिए स्टेटमेंट टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अब ये काफ़ी जनरल स्टेटमेंट है। ये बोला वन ऑफ द मोस्ट, ये नहीं बोला कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये बोला वन ऑफ द, मतलब बहुत सारे फंक्शन है उनमें से एक फंक्शन ये भी है। तो इससे ये काफ़ी जनरल हो जाता है स्टेटमेंट। वहीं अगर ये बोलता कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो ये हो जाता काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा थे। लेकिन अगर ये बोल रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये ठीक है जनरल स्टेटमेंट, तो ये सही होगा। बहुत सारे फंक्शन में एक फंक्शन ये भी है, तो इससे हम राइट आंसर पे आ जाएंगे ऑप्शन बी टू ओनली। अब क्वेश्चन 40 देखते हैं। क्वेश्चन 40 भी हमारा कॉमन सेंस से हो जाएगा, भले ही कोई नॉलेज हो ना हो इसके बारे में। अब ये पूछ रहा है कि इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल्स विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड। अब इसमें बोल रहा है कॉस्ट ऑफ रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन इसमें कीवर्ड है। रीस्टोरेशन ठीक है भैया, इंश्योरेंस है तो रीस्टोर तो कर ही सकते हैं, तो ये राइट हो जाएगा स्टेटमेंट वन। अब स्टेटमेंट टू देखिए, कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर। ये कह रहा है कि भैया नया कंप्यूटर की पूरी कॉस्ट आपको दे देंगे। अब ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि आपने इंश्योरेंस लिया तो आपको पूरा नया कंप्यूटर ही मिल जाएगा, या कुछ बिल्कुल ही नया सब कुछ मिल जाएगा, या नया पूरी कॉस्ट मिल जाएगी, तो ये टू एलिमिनेट हो जाएगा। टू तो नहीं होगा। अब बोल रहा है कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ हायरिंग तो ठीक है, इंश्योरेंस में ये सब तो कवर हो ही जाता है कि कोई स्पेशलाइज कंसल्टेंट आ जाएगा आपका वो। और स्टेटमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये भी ठीक है जनरल हो सकता है, लेकिन टू तो कभी नहीं हो सकता कि भैया आपको न्यू कंप्यूटर की पूरी कॉस्ट मिल जाए। तो जहाँ आप टू स्टेटमेंट काटोगे तो आपको ऑप्शन ए गया, सी गया, ऑप्शन डी गया, बचा ओनली ऑप्शन बी। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी वन थ्री एंड फोर ओनली। तो अब हम आगे के जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 41 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।